जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी सक्सेस वाला अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में अपने है जो इंडियन नेवी एमआर का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लेटेस्ट जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर बेस्ड है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर अपने जो एमआर का एग्ज़ाम है वो पूरा एग्ज़ाम किस पैटर्न पर आता है और क्या इसका जो लेटेस्ट जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है वो कौन सी जो इसकी पैटर्न अभी है जो यूज़ की जाएगी, और यानी जो 19 जुलाई से लेकर जो 23 जुलाई तक इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके बाद में जो एडमिट कार्ड आएंगे और उसके बाद में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उस टाइम कौन सा एग्ज़ाम पैटर्न है आएगा, कौन से एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो वही सेम पैटर्न आज इस सेशन के अंदर है अपने जो डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो सभी साथी जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे और अपने सभी साथियों को है जो चैनल पर इन्विटेशन दे देंगे, ताकि आपको यहाँ पर जो वीकली प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से यहाँ पर देख सकें और इसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपने पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखो क्या देर का है कि यांगन नदी तट पर स्थित है। यांगन इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि जो यांगन है ये किस नदी के तट पर है जो स्थित है। ऑप्शन आपके सामने ए ऑप्शन दे रखा है महाबली गंगा, ऑप्शन बी ऑप्शन है इरावदी, ऑप्शन सी है सिंधु और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो आपको बताना ये है कि जो यांगन है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन का जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा बन जाएगा, तो इरावदी, यानी या फिर इसका बी ऑप्शन यहाँ पर है जो सही आंसर इसका है जो ये हो जाएगा। जो भी साथी इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम क्या है सक्सेस वाला अड्डा हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वैसे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से जाकर आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को है जो अपने इस टेलीग्राम चैनल से इसको है जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देर का है वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की राजधानी है वो कहाँ पर है। तो सभी साथियों को पता ही होगा कि झारखंड की राजधानी कहाँ पर है। ऑप्शन देखो ए ऑप्शन दे रखा है रांची। तो सबसे पहले मैंने बात करते हैं तो झारखंड की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी। झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। इसके अलावा अपने ऑप्शन नंबर बी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयपुर दे रखा है। तो जयपुर किसकी राजधानी है। आप सभी को पता है कि राजस्थान की राजधानी है वो क्या है, जयपुर है। भोपाल किसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 अदर क्वेश्चंस आपके यहाँ पर जो कवर हो जाएंगे और यही लेवल आपके एमआर के एग्जाम के अंदर है जो पूछा जाएगा। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप है उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर है जो मैसेज करके अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन है जो क्या देर का है कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टा लाइज। तो सुंदरबन जो डेल्टा है वो किस राज्य के अंदर है जो स्थित है, आपको ये बताना है। तो देखो भी किस राज्य के अंदर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है तमिलनाडु। इनमें से किस राज्य के अंदर है जो सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो फटाफट से सभी साथी जो कमेंट सेशन के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है जो मुझे कमेंट करके बताएंगे, और सेशन खत्म होने के बाद इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन के साथ अपना स्कोर है जो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे कि हमारा इस प्रैक्टिस सेट के अंदर कितने क्वेश्चन हमारे हैं जो सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन हैं जो हमारे इसके अंदर है जो गलत हुए हैं। तो बात करते हैं कि सुंदरबन डेल्टा है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। तो आपका 3rd नंबर पर्सन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर है जो राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या आप सभी को पता ही है, इसका कैपिटल बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी भी साथी को पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे जिस साथी को पता होगा वो ज़रूर है जो मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर जिस साथी को पता नहीं उसका है जो कैपिटल का आंसर कमेंट सेक्शन में है जो ज़रूर बता ही देगा। तो आपका सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल यानी कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, भारत में जिलों का शहर किसे कहा जाता है। सबसे पहले देखो मैंने आपको यहाँ पर जो एक क्वेश्चन भी दिया था एक दिन टेलीग्राम चैनल पर कि जिलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो भारत में जिलों का शहर किसे कहा जाता है। उदयपुर को कहा जाता है,
चंडीगढ़ को कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है या फिर जयपुर को कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? जयपुर के बारे में अपने डिस्कस की थी, ये राजस्थान की क्या है? राजधानी है। और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? अभी राजस्थान का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर है। और हरियाणा प्लस पंजाब की अगर राजधानी के बारे में बात करें, हरियाणा प्लस पंजाब की राजधानी है वो क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ है जो हो जाएगी। और यहाँ का जो दोनों का जो मुख्य हाई कोर्ट है, इनका कंबाइन एक हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो कहाँ पर है जी? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बच गया, यानी कि उदयपुर। तो उदयपुर को क्या कहा जाता है? जिलों का शहर है जो किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा आपको मैं एक और बता देता हूँ, जिलों का देश की पूछ लेंगे, जिलों का देश किसे कहा जाता है? तो आपका फिनलैंड इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा। जिलों का देश अगर आपसे पूछे कि जिलों का देश किसे कहा जाता है तो आप फिनलैंड इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिलों के शहर से रिलेटेड अपने बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको लगे हाथ बता दूं, ताकि आपका ये प्रश्न भी याद हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लें तो आपको अच्छे से इसका याद आंसर भी पता चल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, विद विच आर्टिकल स्टेट आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड। तो संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? भी आर्टिकल जो 370 है वो किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है या फिर नागालैंड से संबंधित है? आपको अभी पता है कि 370 धारा जो हटाई गई थी, 370 जो धारा अभी हाल ही के अंदर हटाई गई थी, ये किस राज्य से संबंधित है? उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को इसका राइट आंसर पता होगा कि इसका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो आपका 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाएगी? श्रीनगर हो जाएगी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर इसका राइट उत्तर है, जो सही आंसर है जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सी कृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा देर का है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन नंबर ए में चित्रा देर का है, ऑप्शन नंबर बी में कपाल कुंडल देर का है, ऑप्शन नंबर सी में काउंट डांसर देर का है और ऑप्शन नंबर डी में चित्रा गंदा देर का है। इनमें से कौन सी कृति है जो किसकी नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो भाई आपका कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कपाल कुंडल, यानी कि 6 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। चित्रा, काउंट डांसर और चित्रा गंदा, ये तो तीनों कृतियाँ, यानी कि ए ऑप्शन, सी और डी, ये जो तीनों ऑप्शन है ये कृतियाँ किसकी है? ये तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। लेकिन जो कपाल कुंडल है ये किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ये कृति किसकी है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं इसको, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे कि ये जो कपाल कुंडल है ये किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और तो बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बांध और नदी है जो गलत है? आपको बताना है कि एक साइड में आपका बांध देर का है, दूसरी साइड में आपका नाम किसका देर का है? नदी का नाम देर का है। जैसे फराक्का बांध है वो किस नदी पर है? गंगा नदी पर है जी, बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर इन्होंने सही है जो बता रखा है। इसके बाद इन्होंने बता दिया कि टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है किसी को। इसके अलावा इन्होंने बता दिया कि नागार्जुन बांध है वो कृष्णा नदी पर है, ये भी कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ये भी सही है। इसके बाद में इन्होंने पूछा कि जो थीन बांध है वो किस नदी पर है? चिन्बो नदी पर है। तो भाई ये यहाँ पर है जो इसका 7 का डी ऑप्शन यहाँ पर है जो गलत हो जाएगा। ये थीन बांध है वो चिन्बो नदी पर नहीं है, चिनाब नदी पर है जो नहीं है। किस नदी पर है आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो थीन बांध है वो किस नदी पर है? थीन बांध किस नदी पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कि तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में तीनों में सही सम्मेलन दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में गलत दे रखा है। और जो गलत क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर है जो जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है जो दे रखा है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने है जो करवाया था? एलोरा के जो मंदिर थे, एलोरा के मंदिरों का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था?
चालुक्यों ने करवाया था, शुंग शासकों ने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था, या फिर पल्लव शासकों ने जो एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो आपका 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राष्ट्रकूट ने करवाया था। किस वंश ने करवाया था भाई, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर जो इस्टेब्लिश्ड किया गया था वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऑप्शन नंबर ए में देर का केवलादेव वेलवदन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी में देर का है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पेरियार नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी में देर का बांदीपुर नेशनल पार्क और ऑप्शन नंबर डी में देर का है कौन सा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। इनमें से कौन सा भारत के अंदर स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है और वो किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो देखते हैं भाई आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो जो भारत के अंदर पहला स्थापित किया जाने वाला जो नेशनल पार्क था उसका नाम क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और जो कहाँ पर है आपका उत्तराखंड में स्थित है, जिसको अपने यूके भी बोल सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर है जो ये स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जो क्या देर का है कि भारत गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध के अंदर है जो स्थित है, इंडिया लाइज इन द हेमस्फेयर। तो कौन से में है भाई, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ईस्टर्न में स्थित है, या फिर वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी में स्थित है। तो उत्तरी में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, पूर्वी में स्थित है, या फिर पश्चिम में स्थित है। तो आपको बताना है कि भारत किस गोलार्ध के अंदर है जो स्थित है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को इसका सही उत्तर पता होगा कि भारत किस गोलार्ध के अंदर है जो स्थित है। अगर किसी भी साथी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि भारत है जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है कि विच इज़ द होम ऑफ अल्फांसो मैंगो। अल्फांसो आम का घर कौन सा है। तो कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर ए देर का है रत्नागिरी, ऑप्शन नंबर बी देर का है कौन सा, बनारस, ऑप्शन नंबर सी देर का है मालदा, और ऑप्शन नंबर डी देर का है विजयवाड़ा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका 11 नंबर प्रश्न का है जो सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। कंटिन्यू सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है जो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और वैसे आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 25 जुलाई से आपके लिए रक्षक बेंच है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको MR का कंप्लीट कोर्स है वो फ्री के अंदर यूट्यूब पर 25 जुलाई से कंटिन्यू है जो हो जाएगा। कल यानी कि 23 तारीख को आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, जो रक्षक बेंच के बारे में जो भी फैसिलिटी है, कैसे क्या कुछ होने वाला है, उसका कंप्लीट जो प्रोसेस है वो एक वीडियो के माध्यम से आपको 23 तारीख को है जो बता दिया जाएगा। तो बताना आपको ये है कि अल्फांसो आम का घर का है जो वो कौन सा है। तो आपका इसका 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए रत्नागिरी इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 11 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देर का सिंह भूमि क्यों प्रसिद्ध है। सिंह भूमि इज़ फेमस फॉर, सिंह भूमि है वो क्यों प्रसिद्ध है। कोल के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आयरन लोहा के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर तांबा के लिए प्रसिद्ध है, या फिर एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से सही उत्तर है जो हो जाएगा। सिंह भूमि है वो क्यों प्रसिद्ध है, किस तत्व खनिज के लिए है जो सिंह भूमि फेमस है। तो 12 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई, आपका आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर है जो 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जो क्या कहता है कि अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु क्या थी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स पेरेंट्स टू। तो देखो जो अजंता की जो चित्रकला थी उनकी जो मुख्य विषय वस्तु थी वो क्या थी, यानी कि वो किस धर्म से संबंधित थी, ये भी आपसे बोल सकता है। तो जैनिज्म यानी कि जैव धर्म से संबंधित थी, बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी, वैष्णव से यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित थी, या फिर शैविज्म यानी कि शैव धर्म से संबंधित थी, या उनकी जो थीम थी या फिर उनका जो सब्जेक्ट मैटर था, उनकी जो विषय वस्तु संबंधित थी वो कौन से धर्म से संबंधित थी। तो 13 नंबर प्रश्न का आपका जो राइट उत्तर है, सही आंसर है वो क्या बन जाएगा। देखते हैं भाई कौन सा साथी सबसे पहले इसका सही आंसर है जो अपने को कमेंट सेक्शन के अंदर है जो बताता है। तो 13 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो जो अजंता की पेंटिंग है उसकी विषय वस्तु किस धर्म से संबंधित है। तो बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म से या फिर बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसकी बी ऑप्शन 13 नंबर प्रश्न का है जो राइट उत्तर है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखो क्या कहता है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी। विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के अंदर जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो राजकाल की जो भाषा थी, राजकीय भाषा थी, वो कौन सी थी।
ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फारसी थी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हिंदी थी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है उर्दू थी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अरबी थी। तो 14 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से सभी साथी कंटिन्यू प्रत्येक प्रश्न का आंसर है जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि नीचे ज्वाइन सक्सेसफुल अड्डा टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप यहाँ से जाकर है जो टेलीग्राम चैनल को है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का और सभी जो सोशल मीडिया से अपने अकाउंट है सबका लिंक है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहाँ से जाकर आप इसको ज्वाइन, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ है जो इसको कर सकते हैं। आपको बताना ये है कि मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फारसी यानी कि पर्शियंस। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फारसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न देखो, हु अमंग द फॉलोइंग मेड लैंड्स अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल। निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण मंदिर यानी कि जो अमृतसर के अंदर जो स्वर्ण मंदिर बना है उसके लिए भूमि उपलब्ध करवाई थी। देखो अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर बना है उसके लिए जो भूमि थी वो किसने उपलब्ध है जो करवाई थी। आज जिसे सिख धर्म से संबंधित या अपने अमृतसर के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर। और आपने टीवी के अंदर, न्यूज़ के अंदर या फिर अपने जो वहाँ पर डेली की जो भजन कीर्तन वहाँ पर होता है उससे संबंधित आपने देखा होगा। तो वो जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर के अंदर उसके लिए जो भूमि थी वो किस शासक ने उपलब्ध करवाई थी। अकबर ने उपलब्ध करवाई थी, जहांगीर ने उपलब्ध करवाई थी, गुरु गोविंद सिंह ने उपलब्ध करवाई थी या फिर शाहजहां ने उपलब्ध करवाई थी। तो भाई 15 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि स्वर्ण जो मंदिर है, जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल के निर्माण के लिए जो भूमि थी, जो लैंड्स थी वो किसने अवेलेबल करवाई थी, वो किसके द्वारा करवाई गई थी, वो अकबर के द्वारा करवाई गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जो क्या कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू संतोष ट्रॉफी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो संतोष ट्रॉफी से संबंधित है। भाई संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, सीधी सी बात ये है। तो फुटबॉल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है या फिर पोलो से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध इनमें से किस खेल से है आपको ये बताना है। तो 16 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका फुटबॉल इसका राइट आंसर है जो ये हो जाएगा। आपसे पूछ ले संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो फुटबॉल आप बोल सकते हैं, फुटबॉल आपका यहाँ पर है जो सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखो क्या कहता है कि हीराकुंड डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन रिवर। हीराकुंड जो बांध है वो कौन सी नदी पर है जो बनाया गया है। नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया, तो कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध बना है भाई। गोदावरी नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर बना है या फिर कृष्णा नदी पर बना है या फिर महानदी पर है जो बना है। तो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर बना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हीराकुंड बांध किस राज्य के अंदर स्थित है। तो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध है जो कहाँ पर है भाई, उड़ीसा में स्थित है। अब तो मेरे हिसाब से आपने नदी के बारे में बता दिया होगा कि नदी ये होगी, क्योंकि उड़ीसा के अंदर जो नदी इनमें से बहती है उसी पर है जो उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर बना है, आपका आंसर क्या बन जाएगा, इसका महानदी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा, जो कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है जो स्थित है। 18 नंबर प्रश्न देखो, 18 नंबर प्रश्न है जो क्या कहता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्पेस में है। देखो भाई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज एट कहाँ पर है भाई, ये त्रिवेंद्रम में है, बेंगलोर में है, श्रीहरिकोटा में है या फिर कोयम्बटूर में। यहाँ पर त्रिवेंद्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर होगा, श्रीहरिकोटा होगा, कोयम्बटूर होगा या फिर त्रिवेंद्रम होगा। तो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं भाई सबसे पहले कौन सा साथी अपने को यहाँ पर इसका राइट आंसर है जो कमेंट सेक्शन में बताता है। तो 18 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा। तो 18 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी त्रिवेंद्रम, इसका डी ऑप्शन यहाँ पर है जो सही उत्तर है जो हो जाएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा मिस हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर नहीं एडजस्ट कर पाते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, वॉल स्ट्रीट क्या है, व्हाट इज़ वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट क्या है भाई, कलकत्ता में स्टॉक एक्सचेंज है एक, या फिर न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज है एक, या फिर ब्रिटेन में एक भारतीय टाउनशिप है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वॉल स्ट्रीट है क्या, क्या है भाई वॉल स्ट्रीट। सबसे पहले देखते हैं वॉल स्ट्रीट के बारे में कौन सा साथी मुझे बताता है कि वॉल स्ट्रीट है क्या।
वॉल स्ट्रीट है जो है क्या? तो ऑप्शन देखो A B C D 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सा साथी पहले मुझे बताता है कि वॉल स्ट्रीट क्या है। तो वॉल स्ट्रीट के बारे में अगर आपको बता देता हूँ तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर बी। इनकी जो वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज एट न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। देखो 20 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में नहीं है? 4 देश आपको यहाँ पर दे रखे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया और रोमानिया। इनमें से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी रोमानिया। इनमें से कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है जो एशिया महाद्वीप के अंदर है, जो स्थित नहीं है? तो एशिया कॉन्टिनेंट्स के अंदर में से कौन सा देश नहीं है आपको बताना है, आपको एक आंसर देना है जो इसका सही होगा। तो 20 नंबर प्रश्न का आपका 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन रोमानिया इसका राइट आंसर है जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21। देखो 21 क्या देर का है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल गेट इट वॉज सेड बाई। देखो फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल गेट इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बात किसने कही थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने कही थी, महात्मा गांधी ने कही थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कही थी, या फिर लाला लाजपत राय ने कही थी? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बात किसके द्वारा कही गई थी भाई? तो 21 के बारे में कौन सा साथी इसका राइट आंसर मुझे बताएगा? अगर 21 के बारे में किसी भी साथी ने अगर गलत ऑप्शन है जो कमेंट सेक्शन में दिया, या फिर गलत ऑप्शन अपने दिमाग के अंदर भी सोचा, तो देख लो आप एग्जाम कभी करेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से काफ़ी बार आपने इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया है। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, या फिर मैं इसे प्राप्त करूँगा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह बात है जो कही गई है। 22 देखो 22 है जो क्या कहता है? 22 कहता है आराम हराम है संबंधित। ये बात किसने कही थी कि जो आराम है ना वो हराम है, आराम हराम है, ये बात किसने कही थी? आप जो रेस्ट कर रहे हैं ना अभी इस टाइम के अंदर, सिर्फ वीडियो ही नहीं देख रहे, अपने नोट्स नहीं बना रहे, कुछ भी कंटिन्यू काम नहीं कर रहे, तो आप बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के एग्जाम कैसे करेक्ट कर पाओगे? आप जो भी रेस्ट करें ये आपके लिए वेस्ट है, रेस्ट इज़ वेस्ट, ठीक है? यानी कि जो आराम है वो हराम है। तो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं। रेस्ट इज़ वेस्ट किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? तो आराम हराम रेस्ट इज़ वेस्ट किसने कहा था? 22 का आपका सही उत्तर कौन सा होगा? 22 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? 22 का आपका ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम संबंधित है, ये किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 देखो 23 क्या देर का है कि भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। फर्स्ट लेडी ऑफ गवर्नर एंड स्टेट इन इंडिया। भारत के अंदर किसी भी राज्य की पहली जो महिला राज्यपाल थी, लेडी गवर्नर थी, वो कौन थी? तो कौन थी भी लेडी गवर्नर? ऑप्शन ए है राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजी नायडू, सरोजनी नायडू और सरला ग्रेवाल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? देखते हैं भाई कौन सा साथी सबसे पहले अपने को इसका सही उत्तर है जो कमेंट सेक्शन में बताता है। तो 23 के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, देखते हैं भाई कौन सा साथी सबसे पहले अपने को इसका राइट आंसर है जो कमेंट सेक्शन में बताता है। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत सारे साथी मुझे राइट आंसर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार भी कर रखा है स्टडी जीके के अंदर, और नहीं कर रखा है तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप एग्जाम के अंदर गलत करोगे तो आप इस प्रकार तो एमआर का एग्जाम है वो कभी भी क्वालिफाई या फिर करेक्ट है जो नहीं कर पाओगे। 24 देखो 24 क्या कहता है? भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? इंडियन सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ। देखो आज के टाइम के अंदर अपने बात करते हैं किसके बारे में? यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी के अंदर आपने काफ़ी पोस्ट देखी हो, जैसे आप सबसे बात करते हैं अपने आईएएस के अंदर, आईपीएस के और आईएफएस। ये क्या है? ये सिविल सर्विस है।
ये यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ये क्या होती हैं, सिविल सर्विस होती हैं। इसकी शुरुआत किसके टाइम पीरियड के अंदर हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय शुरुआत हुई थी इसकी, लॉर्ड कर्जन के समय इसकी शुरुआत हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इसकी शुरुआत हुई थी, या फिर लॉर्ड डलहौजी के समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, और जो आपके जिला अधिकारी होते हैं, आपका पुलिस अधीक्षक होता है, और जो आईएफएस होता है, जो ये सिविल सर्विस है, इसकी शुरुआत किस व्यक्ति के शासनकाल के अंदर या फिर किसके पीरियड के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था? इसकी एंट्री कब हुई थी? तो कब हुई थी भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? 24 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बनेगा कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही उत्तर है, जो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। 25 देखो जीके का लास्ट वर्सन है, सिंधु शस्त्र संबंधित है, सिंधु शस्त्र संबंधित है, ये सिंधु शस्त्र है, यहाँ पर सिंधु शस्त्र है जो संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? ये सिंधु शस्त्र है वो संबंधित है। सिंधु शस्त्र किससे संबंधित है? एयरफोर्स से संबंधित है, नौसेना से संबंधित है, आर्मी से संबंधित है, या फिर सीआरपीएफ से संबंधित है? तो सिंधु शस्त्र है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? 25 में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगी नौसेना से संबंधित है। जो ये आपका सिंधु शस्त्र है, ये किससे संबंधित है? ये नेवी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26। देखो 26 में क्या देर का, यहाँ पर आपके लिए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आपको पता है कि एमआर के एग्ज़ाम के अंदर 3 अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 25 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाते हैं, कुछ 12-13 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं, और ऐसे ही यानी कि 13 क्वेश्चन पीछे बच गए तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपका पैटर्न होता है। टोटल क्वेश्चन आपके लिए 50 क्वेश्चन होते हैं, और 30 मिनट का आपको इसके अंदर टाइम दिया जाता है। तो इसी पैटर्न को अपने फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट कंपाउंड? तो इनमें से कौन सा है जो एक कंपाउंड नहीं है? NaCl1, FeF2, H2SO4 और CaCO3। इनमें से सही आंसर क्या बनेगा? इनमें से कौन सा जो यौगिक नहीं है? तो 26 नंबर प्रश्न का आपका राइट उत्तर सही आंसर, करेक्ट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन सा साथी 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है जो बताता है। तो 26 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो Fe2 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, जो ये हो जाएगा। 27 देखो 27 क्या देर का है? विटामिन सी रासायनिक रूप से जाना जाता है। विटामिन सी इज केमिकल नाउन। विटामिन सी रासायनिक रूप से जाना जाता है किसके रूप में भी? सिरका अम्ल के रूप के अंदर, दुग्ध अम्ल लैक्टिक एसिड के अंदर, एसोकॉर्बिक अम्ल के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? 27 नंबर प्रश्न का आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, बेरी बेरी रोग है जो किस की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, या फिर विटामिन डी की कमी से होता है? तो जो बेरी बेरी रोग है ये किस रोग है जो किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा ऑप्शन इसका सही बनेगा? बहुत बार साइंस के अंदर और बहुत बार एमआर के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा भी 28 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी, कि विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से है जो बेरी बेरी रोग होता है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 देखो, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन केसेस। तो आयोडीन की जो कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो कौन सा रोग होता है? सूखा रोग यानी रेक्ट्स हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है, गोइटर यानी कि गंडमाला हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता है कि विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा? गोटायर्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर है, जो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखो भाई, कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है किसके लिए? सोडा वाटर बनाने के लिए। विच गैस इज यूज टू मेक सोडा वाटर? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? CO का, CO2 का, Cl2 का, CO2 का। यहाँ पर SO2 है और CO2 है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। तो 30 नंबर प्रश्न का बताएंगे अभी सभी साथी कि इसका राइट उत्तर कौन सा बनेगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नाम ये रहा दे रखा है सक्सेस वाला अड्डा,
किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने। किसी भी साथी को मेरे हिसाब से कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पर है जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सभी साथी एमआर का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फॉर्म भरवा दें। 19 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 23 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। कोई भी साथी ऐसा मत बोलना कि सर मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया या फिर मैं है जो क्या कर नहीं पाया, फॉर्म नहीं भर पाया। तो फॉर्म वाला इशू किसी भी स्टूडेंट्स के साथ, किसी भी भाई के साथ है जो नहीं होना चाहिए। तो देखो भी सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ होता है, कौन सी का यूज़ होता है, CO2 का। ऑप्शन नंबर डी आपका CO2 का यूज़ किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है जो हो जाएगा। 31 देखो, 31 देर का है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इज हाइडल पावर स्टेशन। पन बिजली स्टेशन ऊर्जा का स्रोत क्या है। पन बिजली ऊर्जा स्टेशन का जो स्रोत है वो क्या है। कोयला है, डीजल है, वाटर है या फिर न्यूक्लियर पावर यानी कि परमाणु शक्ति है। तो 31 का सही उत्तर क्या बनेगा। 31 यानी कि 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो कौन सा बन जाएगा। तो 31 के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर पावर आपका ऑप्शन नंबर डी। 31 का कौन सा हो जाएगा भाई, 31 का सी ऑप्शन बनेगा, सी कौन सा बनेगा, वाटर बनेगा इसका। सी ऑप्शन यहाँ पर वाटर इसका सही उत्तर है जो पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। पन बिजली स्टेशन ऊर्जा से क्या स्रोत, किसका स्रोत क्या होता है भाई, इसका सोर्स एनर्जी के लिए क्या होता है, वाटर होता है। पानी के द्वारा ही पन बिजली हाइड्रो पावर स्टेशन है जो इसके लिए यूज़ की जाती है। 32 देखो 32 नंबर प्रश्न, मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, संवेग द्रव्यमान का गुणनफल है और क्या होता है भाई, इसका डिस्टेंस होता है, इसकी वेलोसिटी वेग होती है। डिस्टेंस एंड वेलोसिटी दूरी और वेग होती है या फिर नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो कौन सा होगा। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो फटाफट से सभी साथी बताएंगे भाई 32 का आंसर क्या बनेगा। तो 32 का आपका वेलोसिटी आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी या फिर वेग इसका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा 32 का बी। अगला प्रश्न देखो 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन, और गैरोस्कोप, जायरोस्कोप और बिनोकुलर। यहाँ पर दूरबीन गलत लिखा है भैया। तो देखो भी 33 में आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। साइंस से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मेजरमेंट से पूछा जाता है। कन्फर्म है आपके प्रत्येक जो आपकी एग्ज़ाम होगा, आपका जो अलग अलग स्टेप वाइज एग्ज़ाम चलेंगे आपके, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कम से कम एक साइंस के अंदर क्वेश्चन है वो कंपल्सरी होता है कि मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट से पूछा जाता है। तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस मेजरमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं। तो 33 के बारे में देखते हैं भाई कौन सा साथी सबसे पहले अपने को बताता है। तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप यानी कि ऑप्शन नंबर बी दूरबीन इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। दूरबीन आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 34 देखो 34 क्या दे रखा है, द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। समतल दर्पण जो होता है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, वास्तविक होती है, वर्चुअल होती है, रियल होती है, ठीक है, और इमेजिनरी काल्पनिक होती है या स्ट्रेट सीधी होती है। तो देखो एक समतल दर्पण के द्वारा जो बनाई गई परछाई है, जो शेडो है, वो कैसी बनती है भाई, कैसी बनती है, वास्तविक बनती है, रियल बनती है, इमेजिनरी बनती है, फिर स्ट्रेट बनती है। तो 34 का क्या बनेगा, वो हमेशा स्ट्रेट बनती है। कैसी बनती है, स्ट्रेट बनती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है जो हो जाएगा। 35 देखो 35 क्या कहता है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव है। थर्मामीटर के अंदर प्रयुक्त द्रव है द लिक्विड यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर के अंदर आपने देखा जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, उसके अंदर पानी होता है, एल्कोहल शराब होती है, ऑयल तेल होता है या फिर मरकरी उसके अंदर पारा होता है। थर्मामीटर के अंदर आपने देखा हो एक लिक्विड डाला होता है, वो लिक्विड क्या होता है आपको बताना है। तो देखो थर्मामीटर भी सबने देखा होगा, यूज़ किया होगा। तो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है वो होता क्या है, पानी होता है, शराब होता है, तेल होता है या फिर मरकरी पारा होता है। तो 35 का आंसर क्या बनेगा, उसके अंदर क्या होता है भाई, मरकरी होता है। ठीक है, ये पानी शराब तेल वाली आंसर मत दो, आपका ऑप्शन नंबर डी पारा होता है इसका सही है। पानी शराब और जो मरकरी तेल वगैरह डाल रही है ना, ये सब इनके डाउट है और ये डाउट क्लियर कर लो, नहीं तो एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही डाउट आपके बन जाएंगे और डाउट के चक्कर में आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। 36 देखो, वायु में ध्वनि की चाल मीटर सेकंड में कितनी होती है।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन मीटर साउंड। ध्वनि वायु के अंदर, एयर के अंदर ध्वनि की चाल, किसकी चाल, स्पीड ऑफ साउंड की मीटर सेकंड में कितनी होती है? 350 होती है, 332 होती है, 330 होती है या फिर 340 होती है। तो कितनी होती है भाई वायु के अंदर, एयर के अंदर है जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है मीटर सेकंड में आपको बताना है। तो कितनी होती है भाई? 36 का राइट आंसर देंगे। तो 36 के बारे में सभी साथी फटाफट से मुझे बताएंगे कि 36 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो 36 का आपका 332, 332 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भी आपका? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 37 देखो, निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस को नीला कर देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा? कौन करेगा भाई? एसिड करता है, बेस करता है, ये आधार गलत है यहाँ पर, सोल्ट नमक करता है या फिर गैस करता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन सा पदार्थ या फिर कौन सा तत्व करता है? तो कौन सा करता है भाई? 37 में बताना है आपका। 37 का सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो 37 के बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेस, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है जो ये हो जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 37 का। 37 नंबर प्रश्न का बी सही उत्तर होगा। किसी भी साथी को भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बेझिझक आपका डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। फ्लेग एक बीमारी है जो किसके द्वारा फैली जाती है या फिर फैलती है? तो हाउस फ्लाई यानी कि हाउस फ्लाई के द्वारा, मस्किटोस मच्छर के द्वारा, डॉग के द्वारा या फिर चूहे के द्वारा। तो जो फ्लेग बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है? ऑप्शन ए के द्वारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ दिया करो। अभी अपने सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के अंदर गलती होगी और गलती करनी है, फिर क्या करना है? प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि अपने प्रैक्टिस करते समय गलती हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के अंदर अगर अपने से गलती होगी तो अपने गलती को सुधारने का मौका भी अपने पास है। अगर यही गलती अपने से एग्ज़ाम के अंदर होगी तो वहाँ पर अपने पास मौका नहीं है, वहाँ पर मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम गलती सुधारने का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अटेंड करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, लाइव लगाएंगे, ऑफलाइन लगाएंगे, जैसे भी लगाएंगे, बुक से लगाओ, ऑनलाइन कोई भी ऐप से लगाओ। ठीक है, जैसा आपका मन करे अच्छा करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी जितनी भी गलतियाँ आपकी प्रैक्टिस के अंदर होगी वो गलतियाँ एग्जाम के अंदर रिपीट नहीं होगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो प्लेग एक बीमारी है, फ्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो चूहे के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा भी किसका? 38 का। 39 देखो, 39 क्या कहता है? 39 यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन सवाल हो गए भी, तो मैथ के कुछ सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन थोड़े बड़े हैं, वो मैं सीधा आपको इसका सॉल्यूशन है जो टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। यहाँ पर ओनली आपको इसका आंसर बताऊँगा। ठीक है, फिर बता देता हूँ कि कुछ मैथ के सॉल्यूशन मैं करवा दूँगा यहाँ पर, कुछ के मैं सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। मैं यहाँ पर ओनली आंसर ही बताऊँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है और काफ़ी लंबा हो जाएगा मैथ के सॉल्यूशन के चक्कर के अंदर। तो यहाँ पर देर का है कि सोल्व एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों को क्या करना है? हल करना है। यहाँ पर देखो समीकरण 1 देर का है, एक्स प्लस वाई बराबर 6 एंड एक्स माइनस वाई बराबर 7 है। यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा? 2 होगा, 1 होगा, 3, 1, 4, 2, 1 होगा। देखो कितना बनेगा, यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या देर का है भाई? देखो यहाँ पर देर का कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 6 है। ठीक है, यहाँ पर देखा कि x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 है। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि x का मान मैंने रखा 4, y का मान रखा मैंने 2, तो देखो कितना हो गया? 6। ठीक है, समीकरण अपना एक सही बैठता है। दूसरा देखो यहाँ पर x का मान अपने रखा था 4, y का मान रखते हैं 2, 4 में से 2 गया, कितने बच गए अपने पीछे? 2 बच गए। देखो दोनों समीकरण सही बनते हैं, दोनों समीकरण यहाँ पर सही बनते हैं, यानी कि x का मान 4 और y का 2। देखो कहाँ पर है? x का मान 4 और y का मान ऑप्शन नंबर सी, x का मान 4 और y का मान 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या देर का है कि ए मैन गोज 10 मीटर टू ईस्ट एंड देम 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। देखो एक आदमी पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 24 मीटर चलता है, 24 मीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपने, मान लो ये व्यक्ति है, यहाँ से ये चला, यहाँ से कितना चलता है? वो पूर्व की ओर चलता है, कितना? 10 मीटर चला। इसके बाद वो कितना चला? उत्तर की ओर 24 मीटर चलता है। तो इस प्रकार से अगर अपने डायग्राम बनाऊंगा तो इस ग्राम से आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, 24 मीटर चला था इधर, 10 मीटर चला था इधर, ये ज्ञात करना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किधर है। ठीक है, कितना कितना किधर है। अब देखो किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे इसका, अपने को ज्ञात करना है। ये मान लिया ये x है,
ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कितनी है, x है। अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखो किस प्रकार से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। मैं बोल देता हूँ कि अगर इसको मैं करूँ x स्क्वायर तो यहाँ पर अनरूट करेंगे अपने। एक तो देखो ये 10 मीटर देर का तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं अपने यहाँ पर, प्लस किसका करेंगे, 24 का करेंगे, प्लस किसका करेंगे, 24 का करेंगे। यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 100, प्लस 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। अनरूट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर अनरूट रहा। ये 100 हो गया, 576 हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना बन जाएगा आपका, 676 बन जाएगा। 676 किसका स्क्वायर होता है, 676 किसका होता है, 26 का होता है। तो देखो बी ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, बी ऑप्शन यहाँ पर 26 मीटर इसका आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है। आंसर मेरे हिसाब से डाउट आपका क्लियर हो गया भाई, कैसे निकाला। कुछ के मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, मैंने एक बार बोला है, कुछ के नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि कुछ के सॉल्यूशन थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा वैसे ही इमेज के द्वारा। 41 देखो, 41 क्या देर का है, 41 देर का है भाई, क्या देर का है यहाँ पर 41 आपका कि 18:300 डबल रेशो दे दिया, फिर समानुपात दे दिया, क्वेश्चन मार्क और रेशो 30 दे दिया। इस समीकरण को क्या करना है आपको, सॉल्यूशन करना है। ये देखो इसका संबंध इससे किस प्रकार है, इसका संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस क्या आएगा, 2.2 आएगा, 1.6 आएगा, 1.4 आएगा या फिर 1.8 यहाँ पर आएगा। देखो क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा मेरे हिसाब से 41 का ऑप्शन नंबर डी, 41 का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किस क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। किस प्रकार आएगा, इसका जो पीडीएफ होगा ना अलग से आंसर होगा, मैथ के जो अलग से आंसर होंगे उसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा भाई। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है अपने, और लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप मैथ के लिए स्पेशल इसको ज्वाइन कर लेना, ताकि मैथ के जो भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ पर है जो बता दूंगा। तो 41 नंबर प्रश्न का आपका डी ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल। वृत्त की परिधि का सूत्र, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप गलत करोगे तो मेरे हिसाब से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। गुस्सा मत बोलना, गुस्सा मत कर जाना थोड़ा सा, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ, बस बड़े छोटे भाई देख रहे हैं वीडियो, बस यही आपका सपोर्ट प्यार है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र देखो भी क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है भाई, 2πr होता है, और आपको पता है कि 22/7 किसका मान होता है, पाई का मान होता है, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कई बार कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अगर आपसे 22/7 भी ना पूछे तो आप ऐसे 22 को 7 से डिवाइड कर लेना, 3 पॉइंट समथिंग देगा, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। पॉइंट के अंदर पूछे तो आप 3 पॉइंट सब कुछ इसको 22 को 7 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे 22/7 पाई का मान होता है। कई बार एग्जाम के अंदर 1-2 शिफ्ट के अंदर पाई का मान भी पूछा कि पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, ठीक है। तो आपका 2πr इसका आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन 42 का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जो क्या देर का है, 43 कि ए मैन सोल्ड हिज कार एट ए लॉस ऑफ 15% ऑफ RS 40-80 टू गेन 50% ही शुड सेल फॉर इट। देखो यहाँ पर उसने क्या किया था कि उसने 15% को उसको लॉस हुआ था, कितने पर, 4080 पर। फिर उसने 15% ज़्यादा लेने के लिए वो उसको कितने हज़ार रुपये पर बेचेगा, तो कितने पर बेचेगा उसको, 5520 रुपये पर बेचेगा, 5500 में बेचेगा, या फिर 5304 रुपये में बेचेगा, या फिर 5600 रुपये में बेचेगा। देखो उसको पहले 15% का लॉस हुआ था 4080 रुपये पर, अब इसको 15% वो भी कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो 15% कंप्लीट करने के साथ साथ उसको 15% अलग भी तो चाहिए, यानी कि 30% अलग हो गया, तो उसको कितने % पर बेचेगा। अब उसको टोटल अमाउंट कितने पर बेचेगा कि उसको जो लाभ है ना, जो हानि हुई थी वो उसकी कंप्लीट हो जाए, उसको नुकसान न हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा लाभ मिल जाए। तो कितने % पर उस कार को है वो बेचेगा, तो कितने पर बेचेगा भाई, 43 का आपका आंसर बनेगा कौन सा, ए 5520 रुपये, 5520 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए कोई भी साथी मत बोलना मेरे को। आगे देखो 44 क्या कहता है, एक वर्ग का विकिरण 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो अगर आपको इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला सूत्र पता है आपको, तो मेरे हिसाब से आप इजीली लगा लेंगे कि विकिरण 20 मीटर है तो क्षेत्रफल आपको बताना है। तो क्षेत्रफल कितना बनेगा, 250 मीटर स्क्वायर बनेगा, 400 मीटर स्क्वायर बनेगा, 200 मीटर स्क्वायर बनेगा, और या फिर 800 मीटर स्क्वायर बनेगा। तो 44 का आंसर तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का विकिरण आपको दे रखा है, तो कितना बनेगा भी ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इजी सा क्वेश्चन है, और 44 का आंसर बन जाएगा कितना, 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 45 देखो, 45 क्या कहता है, इन 735 विच ऑफ द लास्ट सम बी एडेड टू मेक इट डिवाइजिबल बाई 8।
तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 735 विच ऑफ द लिस्ट सम, एक सम नंबर के द्वारा इसको 8 से डिवाइड किया जाए। देखो कितने पर होगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 9 बनेगा या फिर 3 बनेगा। तो 45 का आंसर क्या बनेगा भाई, 1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, एक बार फिर बोल रहा हूँ सबको। और 46 देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या थोड़ा सा मिस हुआ है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपने कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस हुआ है, ठीक है। 47 देखो, 47 देर का है कि 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों की कीमत कितनी है, 750 रुपये है। और 3 कुर्सी और 3 मेज़ों की कीमत 540 रुपये है। तो एक मेज़ और एक कुर्सी का मूल्य बताना है। देखो 5 कुर्सी 2 मेज़ हैं। सबसे पहले देखो 5 कुर्सी है, 2 मेज़ है, 750 रुपये इनकी वैल्यू है। फिर बोला 3 कुर्सी है, 3 ही मेज़ है, इनकी वैल्यू 540 रुपये है। इनकी वैल्यू कितनी है, 540 रुपये है। बताना ये है कि एक मेज़ और एक कुर्सी की वैल्यू कितनी होगी। तो एक मेज़ और एक कुर्सी की वैल्यू कितनी होगी भाई, 180 रुपये होगी, 150 होगी, 130 होगी या फिर 240 होगी। तो 47 का राइट आंसर क्या बनेगा आपका, कितना बनेगा, 180। 180 रुपये एक मेज़ की वैल्यू और एक कुर्सी की बनेगी। तो इसका मूल्य एक मेज़ और एक कुर्सी का मूल्य 180 रुपये हो जाएगा। सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे बढ़ो, क्या कि 5:4 द इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 5:4, 5:4, 5:4 का तुल्य अनुपात है वो क्या होगा, 4:5 होगा, 25:16 होगा, 125:100 होगा या फिर 16:25 होगा। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 125:100। कहाँ पर दे रखा है भाई, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 देखो, 49 क्या कहता है, 12 पैसे किसके बराबर, 12 रुपये। देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। यहाँ पर बात किसने, 12 पैसों के बारे में। तो इसको ऐसे कर लेंगे, 4 से काटा, 3 जो के 12 और इसको काटा 25, 3/25 कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3/25। इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखो, यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है तो बड़ा कोण होगा। देखो एक कोण कितने, इसने बोला कि एक कोण अपने संपूर्ण कोण का कितना होता है, 8 गुना। तो कितना होगा, तो कैसे होता है, 20 गुना 8 कितना होगा, 160 डिग्री। तो सबसे बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना पूछा है, 20 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी और उत्तर आपका 20। तो कोण, यदि एक अपने कोण संपूर्ण कोण का 8 गुना है तो बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा भी, 20 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है जो सही उत्तर है जो हो जाएगा। तो भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, सक्सेस वाला अड्डा। और लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का, ग्रुप का, सबका लिंक मैंने है, जितने भी सोशल मीडिया अपने अकाउंट है और टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबका मैंने लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर सब लोग ज्वाइन कर लेना। और एक बात सबको और बोल देता हूँ कि आपके लिए 25 तारीख से रक्षक बेंच है वो स्टार्ट हो रहा है। तो 25 जुलाई से आप सभी के लिए जो रक्षक बेंच है जो ओनली फॉर नेवी MR के लिए स्टार्ट करूँ, 25 तारीख से कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इसका कंप्लीट सिलेबस या इसकी जो फैसिलिटी है, जो फीचर्स है इसके बताने वाले, वो 23 तारीख को आपकी इसकी वीडियो मिल जाएगी। और जो साथी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है, और आप मेरे लिए, आप सबका ये प्यार है। तो प्लीज़ सभी साथियों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। और सेशन कैसा लगा सभी साथी कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और इस सेशन के अंदर, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपका कितना स्कोर रहा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।